ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। सुन रहे हैं ना आप अपने आप को कट्टर ईमानदार और सच्चा देशभक्त कहने वाले केजरीवाल कल मोदी की तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में अपना भाषण देने पहुंचे थे और इनकी तारीफ सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और वहां केजरीवाल ने अपनी जमकर खूब तारीफ करी। मैं स्कूल बनवाता हूँ, मैं अस्पताल बनवाता हूँ, मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूँ, मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूँ, मैंने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जहां तक बात है स्कूलों की कि मोदी जी स्कूलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 500 नए स्कूल निर्माण करने का अपने घोषणा पत्र में वादा किया था और जब 2020 में दिल्ली सरकार की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिपोर्ट के चौंका देने वाले खुलासे सामने आए तो आम आदमी पार्टी हैरान रह गई। इस रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल की पार्टी ने अपनी रिपोर्ट में 6133 क्लासरूम को 194 स्कूल में बनाए जाने का दावा किया था, पर अगर सीबीसी रिपोर्ट देखे तो ये आंकड़ा घटकर सिर्फ इतना रह गया, यानी कि उन्होंने सिर्फ 4027 क्लासरूम 141 स्कूल में बनाए हैं। तो पहला झूठ तो यही साबित हो जाता है। इसके बाद केजरीवाल ने इन क्लासरूम की बनाने की लागत को 326 करोड़ ज्यादा बताया है। वहीं नए स्कूल खोलने की बात की जाए तो केजरीवाल ने फरवरी 2015 और मई 2022 के बीच में सिर्फ 63 नए स्कूल बनाए गए हैं, पर केजरीवाल की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 500 नए स्कूल के बनाने का वादा किया था। केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल के अंदर 1097 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 10वीं के विद्यार्थियों के लिए साइंस और मैथ का विकल्प ही नहीं है और सिर्फ 291 स्कूल ऐसे हैं जिनमें साइंस मैथ लेने की सुविधा है। उसमें भी साइंस लैब और अच्छे एजुकेशन टीचर की कमी है। तो दोस्तों, आपने केजरीवाल की सच्चाई जानी कि कितनी बात सच्चा और कितनी बात झूठे हैं। केजरीवाल जी अपनी रिपोर्ट को किस तरह से पेश करते हैं, जब उसका खुलासा होता है तो कुछ और होता है। दोस्तों, पूरे भारत की बात की जाती है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन वहीं पे हम लोग महानगरों की बात करते हैं, बड़े शहरों की बात करते हैं तो वहाँ की शिक्षा फिर भी काफ़ी अच्छी है। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है भारत की, तो यहाँ की शिक्षा तो अच्छी रहनी चाहिए। पहले भी शिक्षा अच्छी थी, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं तो दिल्ली की शिक्षा के अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं, इसकी कोई दो राय नहीं। अब आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा, हमारे दिल्ली के सीएम ये कहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था वर्ल्ड क्लास है, या फिर ये कहा जाए कि आज 2023 के अंदर हम लोग चल रहे हैं तो जो 2023 के अंदर जो वैज्ञानिक युग है उस हिसाब से उच्च स्तर पर नहीं आ पाई अभी तक। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा महंगाई कैसे, इनको चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। तो बात करें अब महंगाई की, तो इन 8 कारणों को जान के आप हैरान हो जाएंगे। आइए डालते हैं सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए 8 कौन कौन से बड़े फैसले लिए थे। पहला, केंद्र सरकार ने सबसे पहले पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया। पेट्रोल पर 8 रुपए तो डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटा दिया, जिसमें आम लोगों को महंगे ईंधन से राहत दी जा सके। दूसरा, सरकार ने गेहूं
गेहूं की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया, जिससे उत्पादन में आई कमी से निपटा जा सके। भीषण गर्मी के चलते गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। तीसरा, सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर चीनी की एक्सपोर्ट की लिमिट तय कर दी है। इस सीजन में चीनी कंपनियां 10 मिलियन टन से ज्यादा चीनी निर्यात नहीं कर सकेंगी। महंगे चीनी के चलते मिठाई, बिस्किट से लेकर वो सभी चीजें महंगी हो रही थी जिसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, सरकार ने उज्जवल योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिससे इन लोगों को सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराई जा सके। पांचवा, केंद्र सरकार ने देश में स्टील की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर और डोमेस्टिक मार्केट में स्टील की सप्लाई बढ़ाने के लिए स्टील के निर्यात पर ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट कंपनियों के अलावा ऑटो कंपनियों को फायदा होगा, जो लागत बढ़ने से परेशान थे। छठी, सरकार ने स्टील और प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े कई कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला किया है, जिससे इन कंपनियों को सस्ता कच्चा माल उपलब्ध हो सके। सातवां, सरकार ने खाने के तेल के बढ़ते दामों पर नियंत्रण लगाने के लिए इस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में 20 लाख टन क्रूड सोयाबीन और क्रूड सनफ्लावर ऑयल बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के आयात करने का फैसला किया है। अंतिम और आठवां, किसानों को महंगे खाद से निजात दिलाने के बजट में आवंटित 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी के अलावा 1.1 लाख रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस कदम से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अब बात की जाए महंगाई तो कोई भी सरकार आकर रोक नहीं सकती, क्योंकि जब जब महंगाई बढ़ती है तो उसी हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ती है। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि 2010 के अंदर जो अनस्किल्ड था, यानी कि इलिटरेट इंसान, जो लेबर क्लास का इंसान था, उस पर डे के हिसाब से 160 रुपये कमाया करता था, यानी कि तकरीबन महीने का वो 4,000 से लेकर 4,500 के बीच में कमाया करता था। और वहीं पर दूसरी बात की जाती है, आज 2023 चल रहा है, तो 2023 के अंदर जो मिनिमम जो पे स्केल है अनस्किल्ड का, यानी इलिटरेट इंसान जो लेबर क्लास का है, वो पर डे 600 रुपये कमा सकता है, यानी लेबर क्लास वाला 600 रुपये कमा रहा है, यानी महीने की हम बात करते हैं तो वही 18,000 रुपये महीना हो जाता है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन की जा सकती है कि कितना डिफरेंस आया इन 13 सालों के अंदर। यहाँ पर हम लोग अनस्किल्ड के लिए बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है, जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। दूसरी आती है सेमी स्किल्ड, जिस इंसान ने 10th किया हुआ है या कुछ नॉलेज रखता है। फिर आता है स्किल्ड इंसान, जिसके मैट्रिक प्लस किया हुआ है, 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, एंड देन ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसी हिसाब से उसकी पे स्केल बढ़ जाया करता है। अब दोस्तों, यहाँ बात ये निकल के आती है कि अगर हम लोग नेपाल जाते हैं या पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर इनकम भी तो उस हिसाब से है। वही बात हम लोग यूरोप कंट्रीज में जाते हैं, आप अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, लंदन जाएं, तो वहाँ पर चीज़ें महंगी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे इनकम भी तो बढ़ रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। आज हम बात करें हिंदुस्तान के अंदर, हर एक इंसान के पास एक स्मार्टफोन है। अगर महंगाई बढ़ रही है, इंसान के पास पैसा नहीं है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। अब दूसरी बात, यहाँ कहते हैं कि दाल महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, लेकिन ये इसका उत्पाद करने वाला कौन है? इसका उत्पाद करने वाला किसान है। क्या हम सब लोग नहीं चाहेंगे कि किसान भी तरक्की करे, किसान भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करे? क्या ये सब अधिकार उन लोगों के लिए है जो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं? हर एक इंसान का अधिकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आमदनी को बढ़ाए। अब दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम लोगों की सबकी इनकम बढ़ना ज़रूरी है, सबकी रोजी रोजगार मिलना ज़रूरी है। अगर हर एक इंसान काम कर रहा है, अपने रोजगार को कंटिन्यू कर रहा है, तो अच्छी बात है। महंगाई बढ़ना दुख की बात नहीं है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब कभी भी देश तरक्की करता है, तरक्की करने के लिए बहुत सी चीज़ों को बदलाव आता है। जब बदलाव आते हैं तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ती है। हमारा भारत एक विकासशील देश की ओर बढ़ रहा है, बहुत ही जल्दी हम वो विकासशील देशों से बढ़ के हम लोग विकसित होने वाले हैं। अब यहाँ पे आके कोई भी पार्टी आके ये कहे कि हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे या महंगाई कम कर देंगे, तो ये संभव नहीं है।
हाँ, सरकार ये कर सकती है, ऐसी योजनाएं लेके आए, ऐसे बदलाव करे कि वहाँ के नागरिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के साधन बने, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बने और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिले। जो कि कुछ वर्षों में देखा जाए, पिछले कुछ वर्षों के अंदर ऐसी चीज़ें बढ़ी हैं। पहले के समय में आप बैंक में जाते थे तो आपको आसानी से लोन नहीं मिलता था बिजनेस करने के लिए। जो आज के समय में आपको लोन मिल रहे हैं आगे बिजनेस करने के लिए, आप एजुकेशन को दिखाएं, आप लोन ले सकते हैं। पहले के समय में आप एजुकेशन लेने के बाद में भी आप बिजनेस के लिए लोन लेना मुश्किल हुआ करता था। इसको आसान बनाया गया और मैं यह चाहता हूं कि इसको और भी आसान बनाना चाहिए, जिससे आम इंसान भी अपना खुद डिपेंड होके आगे बढ़ सके, अपनी इनकम को बढ़ा सके। दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग ही एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नई चीज़ों के साथ, नई टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।